हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं उसका टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और आगे बढ़ते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को टोटल 5 पैरामीटर्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार आप लोगों को रिकैप कर देना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ये था बेसिक और मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का। अब आगे हम लोग बढ़े और क्लासिफिकेशन को देखते हैं। अभी जैसा कि हमने अभी देखा कि हम लोग टोटली 5 पैरामीटर्स पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहला पैरामीटर है वह है नंबर ऑफ सैकराइड्स प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोलिसिस। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और हाइड्रोलिसिस करवाने पर वो जितने नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा उसके बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है रिड्यूसिंग एबिलिटी। हमने शुरू में ही देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली 2 मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पहला था एल्डिहाइड और दूसरा था कीटोन। यही दोनों फंक्शनल ग्रुप की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रिड्यूसिंग एबिलिटी आ जाती है। लेकिन ये वर्थ मेंशनिंग है कि सभी कार्बोहाइड्रेट के पास रिड्यूसिंग एबिलिटी नहीं होती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सभी में इधर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है या फिर कीटोन। वो ऐसा इसलिए कि जिस कार्बोहाइड्रेट में ये दोनों में से जो भी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो अगर फ्री होता है तो वो रिड्यूसिंग एबिलिटी शो करता है। लेकिन अगर वो किसी वजह से फ्री नहीं हो पाता है, इसका मतलब कि वो अगर बॉन्डेड फॉर्म में है तो वह रिड्यूसिंग एबिलिटी नहीं शो कर पाता है। थर्ड पैरामीटर है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट। ये हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट या शुगर होते हैं। पहले वैसे जो कि स्वीट इन टेस्ट होंगे और दूसरा जो कि टेस्ट में स्वीट नहीं होंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। इसमें हम देखेंगे कि अभी हमने देखा ऊपर कि एल्डिहाइड और कीटोन 2 फंक्शनल ग्रुप में से कोई एक जरूर प्रेजेंट होता है। इसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि एक को हम लोग बोलते हैं एल्डोजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और दूसरे को हम लोग बोलेंगे कीटोजेज। एंड 5th पैरामीटर क्लासिफिकेशन का है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से क्लासिफिकेशन को। तो जो पहला हमने देखा था क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का, उसका बेसिस था नंबर ऑफ सैकराइड्स प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोलिसिस। सैकराइड के बारे में मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था आप लोगों को। सैकराइड जो है वह डिराइव किया गया है सैकरॉन वर्ड से। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो सैकराइड है उसे डिराइव किया गया है सैकरॉन वर्ड से, और इस सैकरॉन का मतलब होता है सुगर। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सुगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होंगे जब कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज किया जाएगा, उसके आधार पे टोटली 3 फर्दर टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है नाम से क्लियर है, मोनोसैकराइड। सेकंड है ऑलिगोसैकराइड एंड थर्ड है पॉलीसैकराइड।
फर्स्ट वन मोनोसैकेराइड, जैसा कि नाम बता रहा है मोनो मीन्स इसमें सिर्फ एक ही सैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा हाइड्रोलिसिस पे। ऑलिगो, ऑलिगो का मतलब होता है कुछ, इसमें बेसिकली 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होंगे, जबकि पॉलीसैकेराइड्स में 10 से ज्यादा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा उसमें प्रोड्यूस्ड होता है। अब हम लोग बारी बारी से देखें। मोनोसैकेराइड में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का ऑन द बेसिस ऑफ, यहां क्या बेसिस हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसमें देखें, पहला जो है ट्राइओजेज, ये जो ट्राइओज सफिक्स लगता है वो लगता है 3 के लिए, मीन्स यहाँ 3 कार्बन होंगे। टेट्रोजेज, यहाँ टेट्रा जो सफिक्स लगता है वो 4 कार्बन के लिए लगता है। वैसे ही यहाँ पेंटा या पेंटो लगता है 5 कार्बन के लिए। सिमिलरली हेक्सो लगता है 6 कार्बन के लिए। हेप्टोज, हेप्टोजेज में हेप्टो जो है वह लगता है 7 कार्बन के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्राइओजेज जो है वह ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें कि 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, आपको पिछले क्लास का याद आ रहा होगा। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल ट्राइओजेज का ही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। मैं एक बार आपको रिमाइंड कर दूं, ग्लिसरॉल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टेट्रोजेज का एग्जाम्पल है एरिथ्रोज और थ्रियोज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अभी हमने यहाँ 2 ही बताया है। इन दोनों में ही 4-4 कार्बन होंगे। वैसे ही पेंटोजेज में एग्जाम्पल राइबोज है, डिऑक्सी राइबोज है। आपको याद होगा कि राइबोज जो है वह आरएनए में प्रेजेंट होता है और डिऑक्सी राइबोज जो है वह डीएनए में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हेक्सोजेज बहुत कॉमन होता है। ग्लूकोज हम लोग जान रहे हैं अच्छे से, आगे हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। फ्रक्टोज को भी हम लोग देखेंगे। इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो कॉमन होता है, दैट इज C6H12O6 होता है। 7 कार्बन कंटेनिंग जो मोनोसैकेराइड है उसको हम लोग हेप्टोजेज बोलते हैं। एग्जाम्पल है एसिडोहेप्टोलोज। अब हमने मोनोसैकेराइड को तो देख लिया भाई, अब हम लोग देखें ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इन टोटल 2 से 10 सैकेराइड यूनिट्स रिलीज होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे। कब? हाइड्रोलिसिस करने के बाद। इसको भी क्लासिफाई किया गया है। हम यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स में क्लासिफाई किया गया है। और यहाँ पर क्या बेसिस है भाई क्लासिफिकेशन का? तो यहाँ बेसिस है टोटल नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब ऑलिगोसैकेराइड्स किनको बोलेंगे? तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे जो कि 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन एक लिमिट है, 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। इसका पहला जो क्लासिफिकेशन है या पहला जो टाइप है वह डायासैकेराइड। डाई मीन्स क्लियर है कि 2 होंगे। मतलब क्या कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर के और एक जो यूनिट बनाएगा उसको बोलेंगे डायासैकेराइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है तो यह एक प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम बोलेंगे कि यह डायसैकेराइड है। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज में एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज मिलता है, तब जाकर के यह सुक्रोज बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें ट्राइसैकेराइड। नाम से क्लियर है, ट्राई मीन्स यहाँ पर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़े होंगे, तब जाकर के यह जो यूनिट बना होगा उसे हम लोग बोल रहे हैं ट्राइसैकेराइड। एग्जाम्पल है रैफिनोज। नेक्स्ट है एग्जाम्पल मोनोट्रायोज। सिमिलरली टेट्रासैकेराइड, टेट्रा मीन्स नाम से क्लियर है 4 होगा। 4 क्या? तो 4 मोनोसैकेराइड्स यहाँ रिलीज होंगे हाइड्रोलिसिस करने पे। इसका एग्जाम्पल है स्टैक्यूज। इसी तरह फिर अगर 5 वाले हैं तो पेंटासैकेराइड हो जाएगा, हेक्सासैकेराइड हो जाएगा एंड सो ऑन। मैंने यहाँ सिर्फ 3 मेंशन किया है, डायसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड टाइप था पॉलीसैकेराइड। पॉली नाम से क्लियर है, सब जान रहे हैं बहुत पहले से कि पॉली मीन्स मेनी होता है। मेनी मीन्स बहुत सारे। अगर वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके हाइड्रोलिसिस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में मोनोसैकेराइड यूनिट्स रिलीज हों तो वैसे
कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को भी बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है होमो पॉलीसेक्राइड, यहां आप देख रहे होंगे होमो। होमो मीन्स होता है सिमिलर टाइप, मतलब क्या कि इसमें जो भी यूनिट्स होंगे वो सभी के सभी सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट होंगे। जैसे स्टार्च, इसमें जितने भी यूनिट है वो सभी ग्लूकोज के बने हैं। ग्लाइकोजन में भी ये भी सब के सब ग्लूकोज का बना है। सिमिलरली हम लोग देखेंगे आगे, जब हम लोग पार्टिकुलरली पॉलीसेक्राइड को डील कर रहे होंगे, इन डिटेल देखेंगे स्ट्रक्चर को भी और उसके यूनिट्स को भी। नेक्स्ट जो है पॉलीसेक्राइड का टाइप, इसका नाम है हेटेरो। हेटेरो नाम से क्लियर है कि जिसमें एक से ज्यादा टाइप के, मतलब डिफरेंट टाइप के यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल है हियालुरोनिक एसिड और हेपेरिन देख रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, हम आगे भी डिस्कस करते चलेंगे। अब हम लोग सेकंड क्राइटेरिया के आधार पे जो क्लासिफाई किया गया है कार्बोहाइड्रेट को, उसको देखते हैं। तो सेकंड जो क्राइटेरिया है वह है रिड्यूसिंग एबिलिटी। जैसा हमने पहले भी देखा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सब में या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और अगर इन दोनों में से जो भी ग्रुप उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होगा, अगर वो फ्री है, मतलब किसी से बॉन्डेड नहीं है वो फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग बोलेंगे कि वह रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में जो प्रेजेंट है पहले से, अगर वह फ्री है तो हम बोलेंगे कि वह रिड्यूसिंग इन नेचर है। लेकिन वही एल्डिहाइड या कीटोन अगर फ्री नहीं है, फ्री नहीं होने का क्या मतलब है कि वह बॉन्डेड होगा। बॉन्डेड होगा मतलब क्या, जैसे कि अभी हमने देखा पीछे में जस्ट अभी देखा कि डाइसेक्राइड में अगर 2 मोनोसेक्राइड आपस में ज्वाइन करते हैं या बाइंड करते हैं, तो जो बाइंडिंग होती है कुछ केसेस में यही एल्डिहाइड या कीटोन पॉइंट से या कीटोन ग्रुप से ही बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से वो बॉन्डेड हो जाते हैं और फ्री नहीं हो पाते। तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट या शुगर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके पास की एक फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइड जब भी होता है हमने देखा था शुरू के क्लास में कार्बन फर्स्ट पे होता है, या फिर एक फ्री कीटोन जो कि नॉर्मली सेकंड कार्बन पे होता है, अगर यह फ्री है, फ्री मीन्स बॉन्डेड नहीं है, तो बोलेंगे कि यह रिड्यूसिंग शुगर होता है, यह रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। अब देखें भाई कि अगर उसके फ्री होने से क्या फर्क पड़ना है, तो अगर यह फ्री होता है कौन, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, तो वह एबल होता है वह पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट कि वह फेलिंग सॉल्यूशंस को और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाए। और इसी रिड्यूस करने की एबिलिटी को या प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं कि वह पर्टिकुलर कंपाउंड रिड्यूसिंग इन नेचर है। जबकि अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अगर फ्री नहीं है, वह बॉन्डेड स्टेट में है, तो वह बिल्कुल भी फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब रिड्यूस नहीं करेगा उसे। मतलब ये कि वह शुगर या वह कार्बोहाइड्रेट नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। जो भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वह म्यूटा रोटेशन को एग्जिबिट करते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली यह अल्फा और बीटा 2 टाइप के ग्लूकोज या और भी दूसरे मोनोसेक्राइड्स होते हैं इन सॉल्यूशन स्टेट। तो दो जो अल्फा और बीटा है उसके इंटर कन्वर्जन को ही बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। वो हम लोग आगे देखेंगे, जैसे जैसे आगे क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब ये टॉपिक आएगा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं म्यूटा रोटेशन, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर एग्जिबिट नहीं करते हैं म्यूटा रोटेशन, दे डोंट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। एग्जाम्पल देख लें, रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है जितने ही मोनोसेक्राइड्स होंगे वो, क्योंकि मोनोसेक्राइड से तो वो किसी दूसरे से बॉन्डेड होगा नहीं, वहां फंक्शनल ग्रुप। डायसेक्राइड में, ये डायसेक्राइड का एग्जाम्पल है माल्टोज एंड लैक्टोज, ये एग्जाम्पल हो गए रिड्यूसिंग शुगर के। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ऑब्वियस है कि जो भी होंगे वो मोनोसेक्राइड्स को छोड़ के होंगे। सुक्रोज में फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है, यहां पर इनका फंक्शनल ग्रुप आपस में बाइंड होने की वजह से बॉन्डेड हो जाता है, फ्री नहीं रह पाता।
ग्लाइकोजन, ये सारे जितने भी हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। अब हम लोग आगे देखें। हमने 2 क्राइटेरिया देख लिया, अब थर्ड क्राइटेरिया देखें। थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है टेस्ट के आधार पे, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। हम लोग जो भी देख रहे हैं अभी क्या देख रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो टेस्ट के बेस पे या बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं शुगर और नॉन शुगर में। नाम से ही क्लियर है, शुगर किसको बोलेंगे, जो स्वीट इन टेस्ट हो, जो खाने में हमें मीठा लगे। और वैसे कार्बोहाइड्रेट जो खाने में हमें मीठा ना लगे उसे हम बोलेंगे कि वो नॉन शुगर है। जो भी स्वीट इन टेस्ट वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हम शुगर कहते हैं, वह सॉल्युबल होते हैं वाटर में, आसानी से घुल जाते हैं पानी में। जबकि नॉन शुगर जो होते हैं, जो कि स्वीट इन टेस्ट नहीं है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं पानी में। शुगर के एग्जाम्पल कौन होंगे, तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं और सभी के सभी डायसेक्राइड्स एग्जाम्पल हो जाएंगे शुगर के, दैट इज स्वीट टेस्ट वाले कार्बोहाइड्रेट के। नॉन शुगर में अगर देखें तो जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सभी के सभी नॉन शुगर के एग्जाम्पल होते हैं। जो फोर्थ क्राइटेरिया है, अब हम लोग वहां देखते हैं कि फोर्थ क्राइटेरिया के आधार पे, के बेसिस पे जो डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट को, वो क्या है। तो जो फोर्थ क्राइटेरिया है वह है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से क्या मतलब है, फंक्शनल ग्रुप से मतलब था कि जो एल्डिहाइड था या जो कीटोन है, यही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट में। इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है डी सेक्शन में। तो वैसे शुगर्स जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो उसे एल्डोजेस कहते हैं या उसे एल्डोजेस बोला जाता है, जबकि जिसके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो उसे कीटोसिस बोलेंगे। अब जो भी एल्डोजेस होंगे, चूंकि उनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनके नोमेनक्लेचर में नाम के लास्ट में, दैट इज कॉल्ड एज सफिक्स, OSE, ओज ऐड कर देते हैं। इसके ठीक सिमिलर कीटोसिस में, दैट इज वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो, वहां पर सफिक्स दैट इज लास्ट में ULOSE, यूलोज ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देख लें। जो भी सफिक्स ओज वाले एग्जाम्पल हैं, राइबोज, ग्लूकोज, सीडो, हेप्टोज, आप देखो सब में ओज लास्ट में लगा है। एक एक्सेप्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में ही ग्लिसरॉल्डिहाइड का मैंने बताया था, यह 3 कार्बन कंटेनिंग है। राइबोज 5 कार्बन वाला है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। सीडोहेप्टोज में 7 कार्बन होंगे। कीटोसिस के एग्जाम्पल, इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यह 3 कार्बन कंटेनिंग है। लेकिन उसके बाद जो भी एग्जाम्पल आप देखोगे उसमें देखो आप लास्ट में यूलोज, राइब्यूलोज है, लेव्यूलोज है, लेव्यूलोज फ्रक्टोज को ही बोलते हैं। सीडोहेप्ट्यूलोज है, इसमें भी देखो आप लास्ट में सफिक्स वही है ULOSE, यूलोज। अब आगे हम लोग देखते हैं जो लास्ट क्राइटेरिया है, दैट इज 5th क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। अब हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट जो है 5th, वह क्राइटेरिया है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है, ये ज्यादा डिटेल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं यहां थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपाउंड किसी सॉल्यूशन में अगर हो और उसके थ्रू एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास करते हैं, तो अगर वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वह उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करता है। आइदर अगर ये लाइट जा रही है और यहाँ पर कंपाउंड इन सॉल्यूशन है, तो इस लाइट का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन इस सॉल्यूशन से पास होने के बाद यह आइदर राइट वे और लेफ्ट वे रोटेट कर जाता है। इसी क्राइटेरिया को बोलते हैं रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो कार्बोहाइड्रेट के पास यह नेचर होता है कि वह लाइट को आइदर राइटवर्ड रोटेट करे या लेफ्टवर्ड रोटेट करे। इसी आधार पे कार्बोहाइड्रेट को 2
पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दो डिफरेंट टाइप्स में। पहला है डेक्सट्रोजेस एंड सेकंड वन इज लेव्युलोजेस। डेक्सट्रोजेस किसे बोलेंगे? तो डेक्सट्रोजेस को हम लोग बोलते हैं वैसे कार्बोहाइड्रेट जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। डेक्स्ट्रो टर्म जो है वो यूज किया जाता है राइट वर्ड या फिर क्लॉकवाइज। ये CW मैंने लिखा है, CW स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप जानते हैं, जैसे एक क्लॉक का जो हैंड्स सही घड़ी की जो सुइयां घूमती हैं जिस डायरेक्शन में, उसे हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इस तरह घूमती हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जो कि रोटेट करेंगे द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को। किसको रोटेट करेंगे? ऐसे कंपाउंड या ऐसे कार्बोहाइड्रेट। तो प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट कर देंगे, किधर? राइट की ओर कर देंगे, या उसी को क्लॉकवाइज भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को या कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलेंगे कि वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सिमिलरली अगर वह डायरेक्शन राइटवर्ड ना होके या क्लॉकवाइज ना होकर के या तो लेफ्ट हो जाए या फिर काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन में इस तरह हो जाए, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे कि वह लीवो रोटेटरी है। अब डेक्सट्रोजेस को या डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो कंपाउंड्स होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से या फिर प्लस के सिंबल से। ठीक वैसे ही लेव्युलोज को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एल से या फिर माइनस सिंबल से। एग्जाम्पल देख लें, डेक्सट्रोजेस का जो एग्जाम्पल है वह है ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी यहाँ कैपिटल डी है, ये आपको ध्यान देना, और यहाँ स्मॉल डी था। कैपिटल डी के साथ प्लस ले रहे हैं, और अगर ग्लूकोज है तब यह होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे हम डेक्सट्रोज बोल रहे हैं। लेकिन अगर वही ग्लूकोज अगर एल है और साथ में माइनस सिंबल हमने लिया, माइनस डिनोट करता है कि वह काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और प्लस डिनोट करता है कि वह राइट वर्ड या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट दैट्स PPL को रोटेट करेगा। लेव्युलोज का नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रक्टोज, लेकिन वो कौन सा? डी वाला। अब ये LD या स्मॉल डी कैपिटल डी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये कैपिटल L और ये स्मॉल l, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। कैपिटल L और कैपिटल D ये बस हम लोग सिमिलैरिटी के आधार पे इसका यूज करते हैं। और सिमिलैरिटी किससे? तो ग्लिसरल्डिहाइड के ओरिएंटेशन की वजह से। ग्लिसरल्डिहाइड का जो ओरिएंटेशन है और वही ओरिएंटेशन अगर ग्लूकोज या फ्रक्टोज के 5th कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हो तो उसकी सिमिलैरिटी को शो करने के लिए हम लोग कैपिटल L और कैपिटल D का डिनोट करते हैं। ये जो बातें हुई ये सभी बातें हमने अभी देखी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ इसमें फ्लॉज आ गए हों, कुछ मिस्टेक्स आ गए हों, तो प्लीज़ मुझे आप बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे के क्लासेस में उसे इम्प्रूव करूं। थैंक यू सो मच।